हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जिनेट। आज हम एल्जिनेट की एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं एल्जिनेट होता है क्या है। एल्जिनिक एसिड और कैल्शियम को मिला देते तो एल्जिनेट बन जाता है। अब एल्जिनेट को जब हम पानी से मिला देते तो इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है, ठीक। होप इट्स क्लियर। अब एल्जिनिक एसिड क्या होता है? एल्जिनिक एसिड होता है अल्फा एल ग्लूरानिक एसिड एंड बीटा डीमेनुरानिक एसिड। अब ये बुक में लिखा हुआ है, इसे 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं कि एल्जिनेट में होता क्या है। तो इसका निमोनिक है केकेडी का जीना। केकेडी का जीना कैसे मैंने याद किया? केकेडी हमारे वहाँ एक हॉस्पिटल है, तो केकेडी का जीना के से आ जाता है पोटेशियम एल्जिनेट, पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड, डाइटोमेशियस अर्थ, कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड और सोडियम फॉस्फेट। देखो निमोनिक के साथ 5-6 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, 5-6 बार पढ़ना होगा। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये 15% ही होता है। ये इसका हार्डनर है और जिप्सम हार्डनर कहते हैं इसे, या फिर इसे एक्सेलरेटर कहते हैं। ये जिप्सम पे काम करता है, ये एल्जिनेट पे काम नहीं करता। अब जिप्सम कहाँ से आ गया? जब हम इम्प्रेशन को पोर करते हैं तो जल्दी सेट हो जाए जिप्सम या स्टोन जल्दी सेट हो जाए। वैसे कितना 30 मिनट लगता है और वैसे तो 60 मिनट तक के लिए आइडियली 60 मिनट के बाद ही हमें कास्ट निकालनी। वैसे तो हमें आधे घंटे बाद निकालनी चाहिए, लेकिन आइडियली हमें 60 मिनट के बाद कास्ट निकालनी चाहिए। तो ये भी टाइम कम और हो जाए या इससे ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमें जिप्सम हार्डनर की ज़रूरत होती है, ठीक। जिप्सम हार्डनर या एक्सेलरेटर की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं तो रिटार्डर भी होगा, उसी को तो कंपनसेट करने के लिए एक्सेलरेटर यूज़ हुआ है ना। तो रिटार्डर कहाँ है ये आगे दिखेगा। तो ये हो जाता है फिलर डाइटोमेशियस अर्थ। ये सबसे ज़्यादा 60% होता है। 60% ये क्यों होता है ये भी आगे बताएंगे। ये रिएक्टर की तरह काम होता है। भाई कैल्शियम एल्जिनिक एसिड तो कैल्शियम से ही तो एल्जिनेट बना, तो ऑब्वियसली कैल्शियम सल्फेट रिएक्टर की तरह ही काम करेगा। जिंक ऑक्साइड एक फिलर की तरह काम करता है और सोडियम फॉस्फेट एक रिटार्डर की तरह काम करता है, ठीक। अभी रिटार्डर की तरह कहाँ काम करता है ये देखेंगे। अब ये पता चल गया कि एल्जिनेट क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन भी पता चल गया। केमिकली एल्जिनेट क्या हो जाता है, क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन भी पता चल गया। अब एल्जिनेट पे काम कैसे करते हैं देखो। एल्जिनेट को हम प्लास्टिक बाउल में मिक्स करते हैं और स्टील का स्पैचुला यानी कि मेटल का स्पैचुला होता है। अब ये देखो कि कितना पानी लेना चाहिए, कितना, तो 3:1 के रेशियो में वाटर यानी कि 3 वाटर 1 पाउडर, वाटर पाउडर रेशियो, ठीक। मिलीग्राम्स में और मिलीलीटर में भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो 38:16 और 40:15 के रेशियो में जो भी एप्रोप्रिएट आंसर है उस पर क्वेश्चन पूछे, टिक कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अब ये ले लिया। अब इसको फिगर ऑफ 8 में हमें मिक्स करना होता है। मिक्स भी हमने कर लिया, ठीक। स्टील का जो मेटल का स्पैचुला है और रबर बाउल है वो दोनों क्लीन होने चाहिए। कोई भी पुरानी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पुराना मटेरियल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल को वो वीक कर देता है, ठीक। अब इतना कितनी देर तक मिक्स करते हैं? 45 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक इसका मिक्सिंग टाइम होता है। ये भी हमें पता चल गया। अब हमने मिक्स भी कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें ये देखना होता है कि उस समय ऐसी क्या केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जिससे कि वो मटेरियल जेल बन जाता है, ठीक। अब ये देख लेते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो पोटेशियम एल्जिनेट रिएक्टर के साथ काम करता है और कैल्शियम एल्जिनेट बना देता है, जो कि एक इरिवर्सिबल इनसॉल्युबल कंपाउंड है, इसीलिए ये इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। अब इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि काम करना ही मुश्किल होता है, वर्किंग टाइम मिलता ही नहीं। यहाँ पे काम करता है ये रिटार्डर। इस बीच जो रिएक्टर के साथ रिटार्डर एक्ट करता है, ठीक। अब यहाँ पे बन जाता है कैल्शियम फॉस्फेट प्लस Na2SO4। अब ये भी एक रिटार्डर की तरह काम करता है अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक। अब ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो रिटार्डर की तरह किस पे काम करेगा? ये रिटार्डर की तरह काम करेगा जिप्सम पे। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। जिप्सम पे ये काम करेगा। ये रिटार्डर की तरह काम करता है रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट की वजह से, इसलिए हमें एक कॉम्पोजिशन में मैन्युफैक्चरर को एक्सेलरेटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक। होप इट्स क्लियर। अब हमने मटेरियल को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये भी देख लिया कि वो जेल बन रहा होता है
अच्छा, जेल जेल क्यों कहते हैं? जेल इसलिए कहते हैं मटेरियल को, जेलेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो मटेरियल थोड़ा इलास्टिक है, ठीक है। अंडरकट्स में जाके जब वो फ्लो होता है, हम उसे निकालते हैं तो मटेरियल टूटे ना, टूटता नहीं है, इसमें उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेच होकर निकलता है और अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है, इसीलिए इस मटेरियल को इलास्टिक कहते हैं। हाइड्रोकोलाइड और इलास्टोमर्स इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक। अब हमने क्या देख लिया? हमने मिक्स भी कर लिया, वाटर पाउडर रेशियो देख लिया, मिक्सिंग टाइम भी देख लिया, कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। और अब इसकी स्ट्रेंथ को क्या क्या हैम्पर करता है? ओवर स्पैचुलेशन, लेस स्पैचुलेशन, दोनों इसके हैम्पर करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो सेटिंग टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर भी इस पर इफेक्ट करता है ऑब्वियसली। जब ज़्यादा गर्म हम पानी ले लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो विंटर्स में मटेरियल देर में सेट होता है क्योंकि टैप वाटर में ठंडा पानी मिलता है। अच्छा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर सेटिंग टाइम को कम कर देता है, ठीक। और दूसरी बात, टैप वाटर भी सेटिंग टाइम को कम कर देता है, क्योंकि उसमें हार्ड वाटर भी होने के चांसेस होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। अब हमने ये भी देख लिया, जेलेशन प्रोसेस भी देख लिया, इसका जेलेशन प्रोसेस अच्छा जेल कर लिया। अब हमारा काम क्या होगा? हम मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। मटेरियल कैसा होना चाहिए? ये भी बुक में लिखा, इट्स ए क्रीमी एंड स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए, इट वोंट रिप फ्रॉम द स्पैचुला व्हेन यू रेज इट अप, ठीक। इसी तरीके से क्रीमी और स्मूथ मिक्सचर होना चाहिए। अब हमने उसे मटेरियल को ट्रे में लोड कर लिया। ट्रे में लोड करने का मतलब है हम कौन सी ट्रे लेंगे? हम परफोरेटेड ट्रे लेंगे, इस वजह से जिससे कि मटेरियल उसमें स्टिक हो जाए, और जब हम इम्प्रेशन ले रही हैं तो निकाल रही हैं तो टूथ की पेरीफेरी से ईजिली निकल आए, वहाँ पे स्टिकी ना रह जाए, ट्रे के साथ ही निकल जाए, इसलिए हम उसे परफोरेटेड ट्रे लेते हैं। और अब कितना लेना चाहिए? क्योंकि 3 mm का लेना चाहिए मटेरियल, 3 mm की 3 mm का मोटाई उसकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक वीक मटेरियल है, अगर हम कम लेंगे तो मटेरियल वीक है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए 3 mm की मोटाई का हमें मटेरियल लोड करना चाहिए, ठीक। अब हमने मटेरियल लोड कर लिया, इम्प्रेशन ले लिया, निकाल लिया। इम्प्रेशन निकालेंगे कैसे? स्नैपशॉट से, ठीक। स्नैपशॉट से, ऐसे रॉकिंग मूवमेंट से नहीं निकालेंगे, नहीं तो वीक मटेरियल टूट जाएगा, तो स्नैपशॉट से निकालते हैं। ठीक, मटेरियल अब हमने निकाल लिया। 5वीं 6ठी बात, मटेरियल निकालने के बाद उसे पोर करते हैं। उसे पोर हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक सिंथेसिस भी पूछा गया है, एक इम्बाइबेशन भी पूछा गया। अगर हम यहाँ पे बहुत देर तक रखते हैं तो मटेरियल का पानी इवेपोरेट हो जाता है, और अगर हम पानी में रख देते हैं तो वह इम्बाइबेशन हो जाता है और पानी को सूख लेता है। अच्छा, बुक में यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक। ये हो जाता है टाइम 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाता है वाटर, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बातें हैं। सबसे पहले अगर हम पानी में रखते हैं तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी कि मटेरियल श्रिंक हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब दूसरा, अगर हम ह्यूमाइडर में रखते हैं तो स्टेबिलिटी लगभग मेंटेन रहती है। उसके बाद हम अगर 2% K2SO4 में लेते हैं तो भी थोड़ा सा 2% K2SO4 में डिप करके अगर मटेरियल को हम प्रिजर्व करते हैं, अगर हम देर में मटेरियल इम्प्रेशन पोर कर रहे हैं तो भी वो थोड़ा सा इम्बाइबेशन हो जाता है, और अगर पानी में रखते हैं तो और भी ज़्यादा इम्बाइबेशन हो जाता है। तो सबसे अच्छा आइडियल स्टोरेज है ह्यूमाइडर। 100% ह्यूमाइडर में मटेरियल को हमें रखना होता है। अब कैसे रखना होता है ये भी देखो बुक में कैसे लिखा हुआ है, ये भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मटेरियल को टैप वाटर में रिंस कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा अगर रिंस कर लेंगे तो जो कास्ट बनेगी वो रफ बनती है। मटेरियल शाइननेस मटेरियल की मेंटेन होनी चाहिए। मटेरियल को पहले हमने वॉश कर लिया, उसका सारा पानी हमने ड्रिप ऑफ कर दिया, उसके बाद हम इसे डिसइंफेक्ट करते हैं। अब ये भी पूछा गया है कि हम किस किस से डिसइंफेक्ट करते हैं। एक तो होता है आइडोफल्स, एक होता है सिंथेटिक फिनॉल, एक होता है होम ब्लीच। होम ब्लीच को हमें डाइल्यूट करके करना होता है, उसमें इन तीनों में हम 10 मिनट तक कम से कम रख सकते हैं। उसके बाद वेट कॉटन टॉवल लेके उसको प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं या ह्यूमाइडर में रख सकते हैं, ठीक। अब ये हमने डिसइंफेक्ट करके मटेरियल को हमने इम्प्रेशन ले लिया। उसको अगर हम तुरंत पोर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पोर कर रहे तो क्या बात हो जाएगी? सिनरिसिस हो सकती है, इम्बाइबेशन होता है। पानी में रखेंगे तो सिनरिसिस हो जाएगी, तो इम्बाइबेशन हो जाएगा, और एयर में रखेंगे तो फिर सिनरिसिस हो जाएगी, ठीक। अब इस पे जो ग्राफ बताया गया है बुक में वो भी मैंने समझा दिया है, वो भी हमने पढ़ लिया।
अब पोर करने के बाद अगर बहुत टाइम लग रहा है तो वैसे तो यूजुअली हम तो तुरंत ही पोर कर लेते हैं, अगर लैब में बहुत ज़्यादा लोड है तो हम स्टाफ लगा लेते हैं, और अगर हम कॉलेज में हैं तो यूजुअली हम या तो थोड़ा सा रुक जाते हैं या फिर हॉस्टल में तुरंत जाके पोर कर लेते हैं। ये स्टोरेज कहाँ पे होता है ये नहीं पता, बुक में लिखा है, क्वेश्चन आता है तो पढ़ना है ना। तो 100% ह्यूमाइडर में रख लिया, स्टोर कर लिया, उसके बाद हमने इसे पोर कर लिया। ठीक, अब पोर कर दिया, छठी बात, सातवीं बात, आठवीं बात ये है कि जब हमने मटेरियल पोर कर लिया है ना, पोर हमने स्टोन से पोर किया, जब पोर करने के बाद ये जो है एक और रिएक्शन होती है, पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड का फ्लोराइड और स्टोन का कैल्शियम बना देता है कैल्शियम फ्लोराइड। ये भी जिप्सम हार्डनर या एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। तो एक्सेलरेटर की तरह दो काम करते हैं, एक पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड और एक कैल्शियम फ्लोराइड। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बुक में। ठीक, पोर करने के बाद कास्ट निकल आई, बढ़िया काम करो। ठीक, अब क्या बचा, एक 9 पॉइंट आता है डस्टलेस एल्जिनेट। डस्टलेस एल्जिनेट क्या मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी बात हो गई थी कि 3 mm का लेते हैं क्योंकि ये वीक मटेरियल है, इसीलिए देखो डायटोमेशियस अर्थ फिलर जो कि मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 60% होता है। ठीक, अब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का क्या मटेरियल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि हम मटेरियल को ट्रे में प्रॉपरली लोड कर सकें, उस पर काम कर सकें, उसको सही से प्रेशर ले सकें, मटेरियल टूटे ना, तो उसको स्ट्रेंथ मिले। इसीलिए ये वीक मटेरियल है। 60% यहाँ पे फिलर होता है, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी फिलर किस तरह इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे फिलर की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक, डस्टलेस बनाने, एल्जिनेट बनाने के लिए देखो डस्टलेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि डायटोमेशियस अर्थ जो होता है ना वो सिलिका से बना होता है। ठीक है, तो डेंटिस्ट को सिलिकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम एल्जिनेट को डस्टलेस बनाते हैं। और उसमें क्या मिला देते हैं, हम उसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल मिला सकते हैं या फिर ग्लाइकॉल मिला सकते हैं। ठीक, और अब 10th पॉइंट आता है, एक और 9 पॉइंट के बाद 10th पॉइंट आता है कि लैमिनेट टेक्निक। अब देखो लैमिनेट टेक्निक क्या होती है, अगार को ले लेते हैं, और जब अगार और एल्जिनेट को हम दोनों इकट्ठे इंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो लैमिनेट टेक्निक होती है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि अगार एक बहुत अच्छा मटेरियल है जिससे कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी और रिप्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन बहुत अच्छा आता है, तो क्यों ना हम इसे यूज़ करें। अच्छा, सिर्फ अगार को यूज़ कर लेते तो क्या दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव था। इसमें क्या है, ये कम टेक्निक सेंसिटिव है क्योंकि हमें यहाँ पे सिरिंज अगार यूज़ कर रहे हैं और एल्जिनेट हम एज ए ट्रे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, देखो वैसे क्या होता है, अगार को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले हम मटेरियल को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर टेम्पर करते हैं, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं। अब सिरिंज अगार में हमें ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टोरेज मीडियम में रखा होता है, उसको टेम्पर भी नहीं करना होता, सीधे लिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसमें लैमिनेट टेक्निक में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बुक, कभी यूज़ नहीं करी है मैंने और कहीं देखी भी नहीं है। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग अगार हमने दिया, ठीक है, और उसको प्रिपेयर टूथ, यहाँ पे एफपीडी की बात अब हो रही, प्रिपेयर टूथ पे इंजेक्ट किया, एल्जिनेट हमने ट्रे में लिया और इंप्रेशन ले लिया। अब यहाँ पे ग्लिच क्या है, देखो यहाँ पे ग्लिच क्या है कि एल्जिनेट हमें, अच्छा अगार को जेल बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है और एल्जिनेट को जेल बनने के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए होती है। हिस्टेरेसिस अगार में भी, ठीक, टेम्परेचर लैग वो पढ़ा था हमने अगार में। तो अगार को जेल बनने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो इसलिए हमें चिल्ड एल्जिनेट यूज़ करना होता है। हमने अगार दिया, प्रिपेयर टूथ एफपीडी में जो हमने क्राउन कटिंग करी उस पर हमने इंजेक्ट किया, उसके बाद हमने चिल्ड एल्जिनेट लिया जिससे कि अगार जेल बनेगा और ये तो केमिकल रिएक्शन से जेल बन जाएगा एल्जिनेट, तो हमने इंप्रेशन निकाल लिया। ठीक, ये हो गई लैमिनेट टेक्निक। और इसका बस एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। ठीक, इट्स क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं कि बुक में क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है फिलिप्स में, पहला क्वेश्चन ये है, हाउ डज रिटार्डर ऑप्टिमाइज द वर्किंग टाइम ऑफ एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल। अच्छा, रिटार्डर वर्किंग टाइम को कैसे कम कर देता है, तो रिटार्डर यहाँ पे यूज होता है, यही रिटार्डर का यूज पूछा गया है कि कैसे वर्किंग टाइम को कम कर देता है। वर्किंग
एल्जिनेट इम्प्रेशन मटेरियल वर्किंग टाइम ऑप्टिमाइज। ठीक, अब ये रिटार्डर यहाँ पे यूज होता है, ये हो गया। Why it is necessary to add water to rubber bowl before the adding powder in the alginate impression material। ठीक है, ये भी हमने बता दिया कि पहले हम पानी क्यों लेते हैं। How can distortion of hydrocolloid in powder material is minimal during the storage। अब how can distortion of hydrocolloid impression material can be minimized during storage। अच्छा, स्टोरेज हम कैसे सही तरीके से करें, जैसे कि हम मटेरियल को अगर तुरंत पोर नहीं करें तो बाद में कैसे पोर करें, ये भी बता दिया। Why do both agar and alginate include a gypsum hardener and how does it happen। अच्छा, अगार में हम gypsum hardener यूज करते हैं K2SO4। हाँ, अगार में हम K2SO4 यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि वहाँ पे बोरेक्स एक कोटिंग रिटार्डर था। अब इसमें क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट ये रिटार्डर बन रहा होता है, इसलिए हम जिप्सम हार्डनर का यूज करते हैं। अब आखिरी बात होती है व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट मेक द कंबाइंड अगार एंड एल्जिनेट टेक्निक सेंसिटिव। प्रिंसिपल इसमें क्या है? कुछ खास प्रिंसिपल नहीं है। अगार और एल्जिनेट का जो बाइंडिंग है वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 50 किलो पास्कल का टेल स्ट्रेंथ का लोड हमें चाहिए होता है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कि एकदम मेजर्ड ही लोड, उतने लोड 50 किलो पास्कल से ज़्यादा का अगर हम लोड लगाएंगे या उतना लोड डालेंगे इम्प्रेशन लेते समय, तभी अगार और एल्जिनेट बाइंड होंगे और इकट्ठे इम्प्रेशन के साथ निकल के आएंगे। तो ये मुश्किल है, इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है। होप इट्स क्लियर। थैंक यू।